मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और आज से मैं आप लोगों को केमिस्ट्री टीच करूँगा। जैसे कि केमिस्ट्री की में हमारे पास 9th क्लास में टोटल 8 चैप्टर आते हैं। तो जैसे कि आज का आगाज़ हम पहले चैप्टर से करेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री एक ब्रांच किसकी, शाख किसकी है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले साइंस को स्टडी करते हैं। आखिरकार केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। सबसे पहले साइंस को देखते हैं, साइंस होता क्या। साइंस बेसिकली एक नॉलेज है जो 3 मेन बातों पे कंसिस्ट करता है। देखा जाए तो पहली उसमें से आ जाती है आपकी ऑब्जर्वेशन, दूसरी एक्सपेरिमेंट और तीसरी कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट जो नतायज होते हैं। अब साइंस जो है वो इन 3 बातों के ऊपर मेनली कंसिस्ट करता है। सबसे पहले अगर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो मतलब मुशाहदा क्या होता है, किसी भी चीज़ को देखने के बाद आपके ज़हन में एक राय आती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लेट्स सपोज इस मार्कल को देखता हूँ तो मेरे ज़हन में पहली बात है कि यार इसका कलर है ग्रीन है। तो बेसिकली मैंने इसको देखा, ऑब्ज़र्व किया और अपनी एक राय पेश की, जिसे मैं क्या कहता हूँ, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। फिर हम उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क्स करते हैं, जैसे कुछ तजुर्बा करते हैं और हमारे पास कुछ नतायज हासिल होते हैं जिसकी वजह से हमें नॉलेज गेन होता है और उस नॉलेज का नाम क्या है, साइंस। क्लियर है बात? उस नॉलेज का नाम क्या है, साइंस। इंसान ने ना अपनी आसाइशों और आमो सुकून के लिए ना हर काम को आसान से आसान करता गया। पहले इंसान साइकिल पे सफ़र करता था, फिर उसने मोटरसाइकिल बना ली। आज इंसान गाड़ियों में सफ़र कर रहा है, फिर उसने क्या बना लिया, हवाई जहाज़ बना लिया, ताकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जल्द से जल्द वो अपनी आसाइश कर सके। फिर हम बेसिकली ना इंसान ने साइंस का इतना ज़्यादा नॉलेज जब देखा तो उसने कहा कि वो एक ही वक्त इसको सबको स्टडी नहीं कर सकता। तो उसने अपनी आसानी के लिए साइंस की चंद ब्रांचेस बना ली। जैसे कि पहली ब्रांच उसने बना दी बायोलॉजी, दूसरी फिज़िक्स और तीसरी केमिस्ट्री। हर ब्रांच में ना उसने एक स्पेसिफिक नॉलेज को डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो देखा जाए बायोलॉजी 2 वर्ड, एक बायो और एक लॉजी से निकला, जिसमें बायो का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ। बायोलॉजी का मतलब क्या, बायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब कि जानदारों के बारे में मुतालिया क्या कहलाता है, बायो कहलाता है। अब बच्चों के ज़हन में एक क्वेश्चन पैदा होता है कि सर ये तो समझ लग गई कि बायोलॉजी का मतलब है जानदारों के बारे में मुतालिया करना, लेकिन जो इस बायो का मतलब लाइफ है, आखिर ये लाइफ क्या चीज़ है, हम लाइफ में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो देखा जाए लाइफ हमारे पास सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो क्या होता है, देखिए हम देखते हैं कि जानदार इंसान चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, मतलब कि वो हर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और ये एक्टिविटीज़ उनकी क्या कहलाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। दूसरी तरफ अगर बेजान की बात की जाए, ना ही वो चलते हैं, ना ही वो बोलते हैं, ना ही वो कोई काम करते हैं। इसी वजह से वो बेजान और लाइफ क्या कहलाती है, ये चंद सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का मजमुआ है। क्लियर होगी बात? फिर आ जाते हैं हम फिज़िक्स की, फिज़िक्स पे। फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स बेसिकली हमारे पास 2 चीज़ों के बारे में मेनली डील करता है। पहली मैटर और दूसरी एनर्जी। अब अक्सर हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स मैटर और एनर्जी इन दोनों के दरमियान रिलेशन को भी स्टडी करते हैं। वो कैसे, वो हम ये देखें। देखा जाए आइंस्टाइन की एक बहुत मशहूर इक्वेशन है जिसे जो है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं E=mc²। अगर इसी इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ पे अगर लाइट कांस्टेंट को हटाया जाए, स्पीड कांस्टेंट को, तो हमारे पास एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है मास के। इसका मतलब कि एनर्जी मैस में और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसे, वो एक अलग चीज़ है, हम ये देख रहे हैं। अब ये रिलेशन एक और बात भी बताता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस बढ़ा दिया जाए तो फिर उसकी एनर्जी भी क्या आ जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ उसकी अगर एनर्जी बढ़ा दी जाए तो मैस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कौन कहता है, ये आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन कहती है। और फिज़िक्स में हम 2 चीज़ों के बारे में डील करते हैं, मैटर और एनर्जी के बारे में। मैटर क्या होता है, देखो कायनात में ना हर चीज़ का ना कोई ख़ास वज़न होता है, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज ये एक मार्कल है ना, इसका कोई ना कोई ख़ास वेट है, और जब मैं इसको किसी ऑब्जेक्ट या किसी प्लेस के ऊपर रखूँगा तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि ये वाइट बोर्ड ही देख लें, जब मैं इसके ऊपर ये मार्कर रखूँगा तो देखिए इसने ये वाली स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, और जब मैं इसको उठाऊँगा तो इसका कोई ना कोई मैस भी होगा। ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ जो ऑब्जेक्ट रखता है वो क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाता है, ठीक है। फिज़िक्स में हम इन 2 बातों के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे।
अब बात आ जाती केमिस्ट्री को, और जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का वर्ड बेसिकली केमिस्ट्री के स्टार्ट वर्ड से मैं मतलब ये लेता हूँ कि केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री बेसिकली डील करती है केमिकल रिएक्शंस को। आखिर केमिकल रिएक्शंस होते क्या? हमने तरह तरह के जैसे कि 8th क्लास में भी रिएक्शंस पढ़े, ये तो पता भाई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि रिएक्शंस होते क्या चीज़। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा अमल होता है जिसमें किसका किरदार होता है? इलेक्ट्रॉन का, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। फिर ये बात ध्यान में आती है कि आखिर रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कैसे है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपके सामने 2 एटम्स बनाए, ठीक है, जनरल एटम्स बनाए, कोई ख़ास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनमें स्पेसिफिक नहीं किए। अब एक ये एटम है, एक ये एटम है। जब ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा या ये अपने वाला इसे दे देगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सके, या ये तीसरी कंडीशन ये आपस में शेयर कर लेंगे, तो इन तीनों ही केसेस में क्या काम हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का किरदार है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो कभी इधर इसकी तरफ चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, या इलेक्ट्रॉन आपस में वो शेयर कर लेंगे। इन तीनों कंडीशंस में काम क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो लिहाजा इनके दरमियान क्या हो रहा है? एक रिएक्शन हो रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने सोडियम ली, जो हमने 9th क्लास में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे भी, आयोनिक बॉन्ड में। देखो यहाँ पे सोडियम एक एटम है जो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन हासिल कर लेता है? क्लोरीन। अब जब क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, जिसके नतीजे में क्या बनता है? NaCl। तो ये केमिकल रिएक्शन की एक मिसाल है। क्लियर होगी बात? फिर आता है कि आखिरकार केमिस्ट्री है क्या चीज़। बेसिकली केमिस्ट्री सबसे पहले ब्रांच किसकी है, तो वो तो हम यही देख चुके थे कि केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है, जो मेनली डिस्कस किसको करती है? केमिकल रिएक्शंस को। आखिर केमिकल रिएक्शंस तो चलो हमें पता लगे ये चीज़ है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता होने से पहले हमें ये तो पता ना चाहिए कि आखिर केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, ये भी हमें पता लग गया। ठीक है, उसके बाद अब ये एक एटम है, रिएक्शन में तो ये इन्वॉल्व है। ठीक है, अब जब तक इसके बारे में नहीं पता हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी समझ नहीं सकते। तो केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एटम के बारे में। आखिर एटम क्या चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि एटम की साख्त कैसी है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर ये देखते हैं वो किन चीज़ों से मिलके बना है, मतलब उसकी कॉम्पोजिशन, मतलब बनावट। जैसे कि देखा जाए कि इसमें एक न्यूक्लियस सेंटर में है और न्यूक्लियस के गिर्द शेल है। अब शेल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे जिनके बारे में। फिर तीसरी चीज़ और मेन चीज़ आ जाती है, और उनमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस। ये चारों बातें कौन स्टडी करता है? केमिस्ट्री। दोबारा से बता देता हूँ, केमिस्ट्री क्या? साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? एटम, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और उसमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर होगी बात? अब इसकी डेफिनेशन कैसे बन सकती है? बड़े आसान तरीके से देखो, यहाँ से पहले एक बात आएगी, दी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड देयर केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्लियर होगी बात? बड़ी इजी डेफिनेशन। फिर देखा जाए हर कायनात में हर चीज़ का ना एक अच्छा इस्तेमाल भी है और एक बुरा इस्तेमाल भी है। सिमिलरली साइंस का भी एक अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा इस्तेमाल भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अच्छे इस्तेमाल की, जान के केमिस्ट्री जो हमारी डेली लाइफ को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है वो कौन से हैं। तो उनमें से चंद के बारे में जिक्र करते हैं, जैसे कि ड्रग्स और मेडिसिन। अक्सर हम लोग ना बीमार हो जाते हैं, हमें सर में पेन, हेडेक होता है बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, और भी ज़्यादा चीज़ें होती है, मतलब इंसान बीमार हो जाता है। तो उस वक्त में हमें क्योर कौन देता है? ड्रग्स और मेडिसिन। जो आखिरकार बनाता कौन है? वो केमिस्ट बनाता है। केमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसान जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। फिर पेपर इंडस्ट्री में केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है और पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब पेपर्स जो हम डेली लाइफ में कॉपी पेजेस यूज़ कर रहे होते हैं वो भी तो पेपर्स ही हैं। फिर हम प्लास्टिक बोटल्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी केमिस्ट्री बनाता है। पेंट्स, पिगमेंट्स एटसेट्रा, मतलब कि ये इनके इतनी ज़्यादा इनकी एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब ये सारी बातें सारी किसके इस्तेमाल आते हैं? ये केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती हैं। चलो ये तो हो गया उसके बेनिफिट्स। अब देखते हैं उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में। शुक्र है। अब हम देखते हैं उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। देखा जाए ना कि जब हम
मेडिसिन वगैरह बना रहे होते हैं तो कुछ टॉक्सिक इफ्लुएंस भी होते हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो इंसान के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकें, जिन्हें हम टॉक्सिक वेस्ट कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये ऐसे टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं तो इंडस्ट्री ने उसे कहीं ना कहीं तो वेस्ट करना होता है। अगर इंडस्ट्री उसे कहीं पे लेट्स सपोज आजकल अगर पानी में वेस्ट करेंगी तो पानी में मौजूद जो आबी ज़िंदगी है उनके लिए नुकसानदा होगा। फिर जब वो उसको वेस्ट करेगी तो हमारा वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर वो उसे क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ी एयर आना था, अगर वो उसको एयर में डिस्चार्ज कर देगा तो हमारी एयर क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। फिर इंडस्ट्री कुछ ऐसी ड्रग्स भी बनाते हैं जो इंसान जिसे अब क्या करते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं मेडिसिन के, अगर वो मेडिसिन वो ना खाएं तो उनके हेडेक रहता है, उनका सर दर्द जाता ही नहीं है जब तक वो मेडिसिन ना खाएं, और उनकी क्वांटिटी भी वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। ये चंद इफ़ेक्ट्स हैं जो है, वैसे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम चंद के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम आगे पढ़ते रहेंगे। फिर दूसरी तरफ आ जाती है इसकी बात इसकी ब्रांचेस की। देखा जाए ना तो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इंसान ने अपनी आसाइश के लिए इसकी भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बना ली ताकि इसे भी आसानी से वो स्टडी कर सके। जिसमें आपकी बुक में टोटल 8 के बारे में डिस्कस किया गया है। हम पहली पढ़ते हैं, सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में तो हमने चंद बातें पढ़नी है, जैसे कि एटम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड देयर केमिकल रिएक्शन, ये बातें तो हमने केमिस्ट्री में पढ़नी। अब ये जो फिजिकल वर्ड आया है ये उसके आगे एक छोटी सी चेंज, कोई नया वर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि कुछ अलग किसी स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ हमें ले जाएगा। जैसे कि फिजिकल वर्ड निकला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है, एक हालत होती है, तबाही हालत जिसे कहते हैं। जैसे कि मादे की एक तबाही हालत गैस, एक तबाही हालत है माया लिक्विड जिसे कहते हैं, और एक तबाही हालत है सॉलिड। ये तीनों ही मादे की क्या है, तबाही हालतें। अब फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट जैसे कि गैस ये एक अलग फिजिकल स्टेट है, लिक्विड ये एक अलग फिजिकल स्टेट है, सॉलिड ये एक अलग फिजिकल स्टेट है। ये सारी की सारी क्या है, मादे की तबाही हालतें, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री डील किससे करती है, फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली मादे की तबाही हालतों में तब्दीलियों के बारे में मुतालिया करती है। इंग्लिश में वो इनकी फिजिकल स्टेट में जो चेंजेस आती हैं ना उनके बारे में स्टडी करती है। कौन, फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखो, अगर हम बात करें बुखारात की, वाटर वेपर्स की, रूम टेम्परेचर पे, एक ख़ास टेम्परेचर पे वाटर वेपर्स किस में आ जाते हैं, पानी में, और जब उन्हें हम 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करते हैं तो वो किस स्टेट में आ जाते हैं, सॉलिड फेज में, ठीक है। समझ लग रही बात। स्टार्ट में देखते हैं कि हमारे पास वाटर वेपर्स थे, रूम टेम्परेचर में वो किस हालत में आ गए, वाटर की स्टेट में, और फिर जब टेम्परेचर को हमने लो किया 0 डिग्री सेल्सियस किया तो वो किस स्टेट में आ गए, सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे एक बात देखो, वाटर वेपर्स अगर देखे जाए तो ये किस स्टेट में होते हैं, ये हमारे पास होते हैं लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, और अगर गैसियस स्टेट में होते हैं। और अगर बात करें वाटर की तो ये हमारे पास किस फेज़ में होते हैं, लिक्विड फेज़ में। और अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या आइस प्रोड्यूस हो जाती है, जो हमारे पास क्या होती है, सॉलिड फेज़ होती है, ऐसी है। अब ये सारी अमल देखें गौर से कि यहाँ पे उसकी पहली एक फिजिकल स्टेट गैस थी जो चेंज हो गया किस में आ गई, वाटर में, मतलब कि उसकी तबाही हालत तब्दील होगी। फिर ये जो एक वाटर फिजिकल उसकी स्टेट थी फिर ये भी चेंज होगी किस में, सॉलिड में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी एक तबाही हालत दूसरी हालत में और दूसरी तीसरी में मुसलसल क्या होती चली गई, तब्दील होती चली गई। अब इसी जो चेंजेस को स्टडी करती है वो ब्रांच कौन सी है, फिजिकल केमिस्ट्री। चलो की बात जय। अब ये देखिए, अब इसकी डेफिनेशन कैसे याद करें। देखो केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले तो यही किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ एटम, देयर स्ट्रक्चर, देयर कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन एंड द चेंजेस इन इट्स फिजिकल स्टेट। इसका क्या मतलब कि जो गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये इस पॉइंट का मतलब है, ठीक है। और ये जब बातें जिनमें हम पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री। इस तरह हमारी पहली ब्रांच होती है, क्लियर, समझ लगी। दूसरी देखते हैं, हमारे पास दूसरी जो ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो मोस्टली कंसिस्ट करते हैं किसके ऊपर, कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर।
कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं ना, वो इनके डेरिवेटिव्स पे भी डिपेंड करते हैं। आखिर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे डील करती है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो मोस्टली किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील किसे करेगी? कहते हैं ये वो कंपाउंड्स को डील करेगी जो किस पे मुंसलिक होंगे? कार्बन पे, हाइड्रोजन पे, और इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड्स बनेंगे उनके ऊपर। डेरिवेटिव्स का मतलब सुन क्या होता है? देखो, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ से ड्राइव किए गए हो। जैसे कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो कुछ नए कंपाउंड्स बनेंगे जो कंसिस्ट किसके पे करते होंगे? डेफिनेटली कार्बन और हाइड्रोजन पे। वो इनके क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जब कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा जिसे कहते हैं मीथेन। इसका नाम है मीथेन, जो हम इंशाल्लाह 10th क्लास में पढ़ेंगे मीथेन के बारे में। फिर ये जब मिलेंगे, फिर कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे, फिर एक और कंपाउंड बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। फिर जब और कार्बन हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बनेंगे? एक नया कंपाउंड बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो देखा जाए यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन मिले एक नया कंपाउंड, फिर जब मिले एक और नया कंपाउंड, फिर जब मिले एक और नया कंपाउंड, मतलब कि इन दोनों के मिलने से बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? उनके क्या कहलाते हैं? डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। समझ लगी बात? तो ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस करें। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज़ वगैरह हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट करें या सर से बात करें, इंशाल्लाह हम वो लाजमी हल करेंगे।